क्या आपने कभी रात के आसमान को निहारते हुए सोचा है कि क्या तारों तक पहुंचने का कोई और तरीका हो सकता है? ऐसा तरीका जिसमें रॉकेट्स की गड़गड़ाहट, धुएं के विशाल गुब्बार और जोरदार धमाके न हो, जो हमें हमारे ग्रह से दूर फेंक देते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष की यात्रा उतनी ही शांत और सुकून भरी हो जितना खुद ब्रह्मांड है। सोचिए, आप किसी वाहन में बैठते हैं, जैसे किसी गगनचुंबी इमारत की लिफ्ट में, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं, पृथ्वी के नीले गोले को पीछे छोड़ते हुए। यह सिर्फ विज्ञान कथा की किताबों से निकला कोई सपना नहीं है। यह एक ठोस विचार है जिस पर दुनिया भर के प्रतिभाशाली लोग इसे हकीकत में बदलने के लिए काम कर रहे हैं। यह क्रांतिकारी सोच हमारे संसार को एक भौतिक डोरी के जरिए विशाल, शांत अंतरिक्ष से जोड़ने का प्रस्ताव देती है। यह एक ऐसे भविष्य का सपना है जहां अंतरिक्ष यात्रा कोई दुर्लभ, महंगी या खतरनाक घटना नहीं रहेगी जो सिर्फ चुनिंदा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए हो, बल्कि यह मनुष्य सभ्यता का एक सामान्य, सुलभ और टिकाऊ हिस्सा बन जाएगी। यह यात्रा बेहद नरम होगी, एक अल्ट्रा मजबूत केबल पर लगातार ऊपर चढ़ते हुए, जहां से हमारी पृथ्वी धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। मंजिल हमारे सिर के हजारों किलोमीटर ऊपर एक ऑर्बिटल स्टेशन, जो सौरमंडल और उससे आगे के सफर के लिए प्रवेश द्वार बनेगा। यही वह मूल वादा है जो एक ऐसा प्रोजेक्ट देता है जो हमेशा के लिए हमारे और अंतरिक्ष के रिश्ते को बदल सकता है। हम जिस प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं उसे स्पाइस लिफ्ट प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसका नाम भी एक साहसिक यात्रा की भावना जगाता है, जैसे पुराने जमाने के स्पाइस रूट्स जिन्होंने दूर दराज की संस्कृतियों को जोड़ा और नई दुनिया खोली। यह आधुनिक स्पाइस रूट दालचीनी या लौंग के व्यापार के लिए नहीं होगा, बल्कि उपग्रहों, वैज्ञानिक उपकरणों, निर्माण सामग्री और अंततः लोगों को ले जाने के लिए होगा। यह इंजीनियरिंग और महत्वाकांक्षा में एक जबरदस्त छलांग है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो स्वर्ग तक स्थायी पुल बनाने की कोशिश करता है। यह मानवीय कल्पना हमारी सीमाओं को मानने की सिद्ध इस अद्भुत तकनीकी चमत्कार हम इस महत्वाकांक्षी मिशन के ऐसे राजों विवरण जानेंगे जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना। हम इसकी शुरुआत करने से एक सही पुरानी वैज्ञानिक सोच से आज के आधुनिक समय और तकनीकों तक की यात्रा करेंगे, जो इस जो कुछ भी अंतरिक्ष खोज के बारे में अब तक जाना है उसे भूल एक ऐसा रूप जहाँ शांत दुनिया में ले जा सकती है। तो आखिर यह स्पाइस लिफ्ट है क्या? इसका नाम असल में एक बड़े उद्देश्य का संक्षिप्त रूप है, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एलिवेटर। यह नाम इसके मकसद को पूरी तरह बयां करता है। यह सिर्फ पर्यटकों के लिए कोई लिफ्ट नहीं है, यह हमारे अंतरिक्ष भविष्य को बनाने के लिए एक बुनियादी ढांचा है। इसे उस मचान की तरह सोचिए जिस पर हम ऑर्बिटल हैबिटेट्स, सोलर पावर स्टेशन और मंगल या क्षुद्र ग्रह पट्टी के मिशनों के लिए लॉन्च प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। यह एक ऐसा साधन है जो पहली बार हमारे सबसे साहसी अंतरिक्ष सपनों को आर्थिक और तार्किक रूप से संभव बनाएगा। इसका मूल विचार एक साथ बहुत ही सरल और दिमाग घुमा देने वाला है। एक बेहद मजबूत, अल्ट्रा पतला केबल या रिबन पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर बने ग्राउंड स्टेशन से लेकर 36,000 किलोमीटर ऊपर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट तक फैला होगा। इस ऊंचाई पर कोई भी वस्तु पृथ्वी के घूर्णन के साथ ही घूमती है, जिससे वह हमें आसमान में स्थिर दिखाई देती है। केबल के दूर वाले सिरे पर एक बड़ा काउंटरवेट, शायद कोई पकड़ा गया क्षुद्र ग्रह या बड़ा स्पेस स्टेशन जुड़ा होगा, जो उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से तना रखेगा, बिल्कुल वैसे जैसे रस्सी के सिरे पर कोई वजन घुमाया जाता है। यह विशाल संरचना क्लाइंबर्स नामक रोबोटिक या मानव संचालित वाहनों के लिए ट्रैक का काम करेगी। यह क्लाइंबर रॉकेट ईंधन की बजाय जमीन से भेजी गई बिजली, संभवतः शक्तिशाली लेजरों के जरिए या अपने सौर पैनलों से ऊर्जा लेकर ऊपर नीचे चलेंगे। यह सफर रॉकेट लॉन्च की तुलना में काफी धीमा होगा। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट तक पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं, लेकिन जहां इसमें गति की कमी है, वहीं यह सुरक्षा, लागत और कुशलता में कहीं आगे है। यह अंतरिक्ष पहुंच को एक हिंसक दौड़ से बदलकर एक स्थिर, भरोसेमंद चढ़ाई बना देगा। यह कोई नया विचार नहीं है। सबसे पहले इस अद्भुत अवधारणा को रूसी वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटिन त्सियोल्कोव्स्की ने
1895 में प्रस्तावित किया था। पेरिस के नए नवेले एफिल टावर से प्रेरित होकर उन्होंने इसी तरह के सेलेस्टियल कैसल की कल्पना की जो ऑर्बिट में पृथ्वी से जुड़ा है। बहुत समय तक यह कल्पना सिर्फ सिद्धांतों में ही रही, क्योंकि ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिससे इतनी मजबूत संरचना बनाई जा सके। लेकिन आज कार्बन नैनोट्यूब्स और ग्रेफीन जैसी क्रांतिकारी सामग्रियों के आ जाने से tsiolkovsky का सपना अब कोई कल्पना नहीं रह गया है। ये एक गंभीर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है जिस पर दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां और निजी कंपनियां काम कर रही हैं। स्पेस एलिवेटर की उत्पत्ति, जो स्पाइस लिफ्ट प्रोजेक्ट की रीढ़ है, इसे हम रॉकेटरी और एस्ट्रोनॉटिक्स के एक महान संस्थापक कॉन्स्टेंटिन त्सियोल्कोव्स्की तक ले जा सकते हैं। सन 1895 में जब दुनिया पेरिस के नए एफिल टावर की भव्यता देख रही थी, त्सियोल्कोव्स्की, जो अपनी सोच में समय से कहीं आगे थे, इस धातु की विशालता से प्रेरित हुए। उन्होंने इससे भी भव्य टावर की कल्पना की, एक ऐसा टावर जो सिर्फ आकाश को नहीं छुए बल्कि वायुमंडल को भेदता हुआ ब्रह्मांड तक पहुंच जाए। उन्होंने पृथ्वी की कक्षा में एक सेलेस्टियल कैसल की परिकल्पना की जो आसमान में स्थिर रहे और जमीन से एक विशाल संरचना, जिसे उन्होंने सेलेस्टियल फ्यूनिक्यूलर कहा, से जुड़ा हो। यह स्पेस एलिवेटर के लिए पहला वैज्ञानिक रूप से आधारित प्रस्ताव था। त्सियोल्कोव्स्की की सोच 19वीं सदी के लिए बेहद साहसी थी। उन्होंने गणना की कि ऐसे टावर की छोटी जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, यानी पृथ्वी की सतह से करीब 35,786 किलोमीटर ऊपर होनी चाहिए। इसी ऊंचाई पर टावर की चोटी का ऑर्बिटल पीरियड पृथ्वी के घूर्णन से मेल खाता है, जिससे वह जमीन से स्थिर प्रतीत होती है। वे समझ गए थे कि एफिल टावर जैसी पारंपरिक संरचना इतनी ऊंचाई तक अपने ही वजन से ढह जाएगी। उनकी असाधारण सोच यह थी कि संरचना को नीचे से दबाव में नहीं, बल्कि ऊपर से तनाव में, ऑर्बिट में घूमते किले के सेंट्रीफ्यूगल बल से तना रहना चाहिए, जैसे किसी डोरी पर घुमाया गया वजन। लेकिन त्सियोल्कोव्स्की का सपना एक बड़ी चुनौती से टकराया, सामग्री की सीमा। वे जानते थे कि पृथ्वी पर कोई भी ज्ञात पदार्थ, चाहे स्टील हो, लोहा हो या कोई भी मिश्र धातु, इतनी ताकतवर नहीं थी कि हजारों किलोमीटर लंबी डोरी का खुद का वजन सह सके। इसी वजह से उनका यह शानदार विचार लंबे समय तक सिर्फ एक विचार प्रयोग बनकर रह गया। यह एक खूबसूरत लेकिन असंभव सा सपना बन गया जो आधी सदी से भी ज्यादा समय तक साकार नहीं हो सका। परंतु त्सियोल्कोव्स्की की कल्पना में आने वाली पीढ़ियों के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और लेखकों के मन में एक बीज बोई। उनके काम में सैद्धांतिक नींव रखी, वह भौतिकी समझाई जो भविष्य में अंतरिक्ष तक पुल बनाने के लिए जरूरी थी। उन्होंने जरूरी ऊंचाई, तनाव की जगह दबाव का सिद्धांत और स्थिर ऑर्बिटल एंकर की मूलभूत यांत्रिकी स्पष्ट की। उनका विचार केवल कल्पना नहीं था, वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक चुनौती थी। उन्होंने मानव नक्शा बना दिया था और मंजिल की ओर इशारा कर दिया था। अब यह उनके उत्तराधिकारियों पर था कि वे सही सामग्री खोजें और तकनीक विकसित करें जिससे यह सफर मुमकिन हो सके। त्सियोल्कोव्स्की के शुरुआती प्रस्ताव के बाद कई दशकों तक स्पेस एलिवेटर का विचार लगभग पूरी तरह से विज्ञान कथा की दुनिया में ही रहा। लेखकों ने, जिन्हें इंजीनियरों की तरह भौतिक सीमाओं की चिंता नहीं थी, इस सोच को बड़े उत्साह से अपनाया। उन्होंने इसका इस्तेमाल उस भविष्य की कल्पना के लिए किया जहां इंसान गुरुत्वाकर्षण की जंजीरें तोड़कर अंतरिक्ष में स्थायी उपस्थिति बना चुका है। वर्ष 1959 में रूसी इंजीनियर यूरी एन आर्त्सुतानोव ने त्सियोल्कोव्स्की के विचार को और व्यावहारिक तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने सुझाव दिया कि केबल को जियोस्टेशनरी सैटेलाइट से नीचे पृथ्वी की ओर उतारा जाए, जो जमीन से ऊपर टावर बनाने की तुलना में कहीं ज्यादा संभव था। इस तरीके से केबल का खुद का वजन उसे पृथ्वी की ओर खोलने में मदद करता। इस सोच को 1966 में अमेरिकी इंजीनियरों के एक समूह ने और आगे बढ़ाया। जेरोम पियर्सन, जेम्स ओबर्ग, जॉन आइजैक्स और उनके साथियों ने स्वतंत्र रूप से इस विचार को फिर से खोजा और इसे प्रमुख वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया। आइजैक्स की टीम ने जर्नल में स्काई हुक का उल्लेख किया, एक पतली तार या स्ट्रिंग जिसे जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट से नीचे लटकाया जाए। उन्होंने विस्तृत गणनाएं की और केबल पर पड़ने वाले तनावों का विश्लेषण किया और पाया कि इसकी ताकत उस समय उपलब्ध किसी भी सामग्री जैसे ग्रेफाइट से लगभग दोगुनी चाहिए थी। उन्होंने इस विचार को शुद्ध सिद्धांत से निकालकर ठोस इंजीनियरिंग समस्याओं की दुनिया में ला दिया और उन खास सामग्री गुणों की पहचान की जो जरूरी थे। लेकिन 1979 में आर्थर सी
क्लार्क के पुरस्कार विजेता उपन्यास ने स्पेस एलिवेटर को आम लोगों की सोच में जगह दी। क्लार्क, जो हार्ड साइंस फिक्शन के उस्ताद थे, उन्होंने इस विचार पर गहराई से शोध किया और एक वैज्ञानिक रूप से विश्वसनीय कहानी प्रस्तुत की, जिसमें एक काल्पनिक द्वीप पर पर्वत शिखर से स्पेस एलिवेटर बनाया जाता है। उनकी जीवंत कल्पनाओं, ऑर्बिटल टावर, रिबन पर चढ़ते क्लाइंबर और सस्ती अंतरिक्ष पहुंच के सामाजिक असर ने नई पीढ़ी के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। उपन्यास ने स्पेस एलिवेटर को एक अनजाने इंजीनियरिंग विचार से इंसानी तकनीकी भविष्य के प्रतीक में बदल दिया। विज्ञान कथा का असर इस विचार के इतिहास में बहुत गहरा है। इसने जब तकनीक दूर थी तब भी विचार को जिंदा रखा और आम लोगों की कल्पना में विकसित किया। क्लार्क जैसे लेखकों और बाद में किम स्टैनली रॉबिन्सन ने अपनी ट्रिलॉजी में न सिर्फ इंजीनियरिंग चुनौतियों को बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलावों को भी गहराई से दिखाया जो ऐसी संरचना लाए। इस कल्पना ने परियोजना के चारों ओर एक सांस्कृतिक नींव और नियति की भावना बनाई, जिससे यह केवल तकनीकी समस्या नहीं बल्कि इंसान की अगली महान छलांग का सपना बन गया। जैसे जैसे 20वीं सदी का अंत नजदीक आया, सामग्री विज्ञान में एक जबरदस्त खोज ने सब कुछ बदल दिया। जापानी वैज्ञानिक सुमियो इजिमा द्वारा 1991 में कार्बन नैनोट्यूब्स की खोज ने उस पहेली का वह टुकड़ा जोड़ दिया जो सालों से त्सियोल्कोव्स्की और पियर्सन की सोच से गायब था। ये कार्बन परमाणुओं की सूक्ष्म बेलनाकार संरचनाएं सैद्धांतिक रूप से स्टील से भी 100 गुना ज्यादा मजबूत थीं और वजन में प्लास्टिक जैसी हल्की। अचानक स्पेस एलिवेटर अब कोई कल्पना नहीं रहा। पहली बार ऐसा वास्तविक पदार्थ सामने आया जो सिद्धांत में अंतरिक्ष तक केबल बनाने के लिए जरूरी विशाल बलों को सहन कर सकता था। इस खोज ने वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग समुदाय में इस विचार के प्रति गंभीर रुचि फिर से जगा दी और यह अवधारणा अब हाशिए से निकलकर उन्नत अंतरिक्ष प्रणालियों की डिजाइनिंग के केंद्र में आ गई। जब एक उपयुक्त सामग्री सामने दिखने लगी तो आधुनिक स्पेस एलिवेटर, जिसे अक्सर स्पाइस लिफ्ट कहा जाता है, की अवधारणा कहीं ज्यादा विस्तार और सटीकता के साथ आकार लेने लगी। आज का ब्लूप्रिंट त्सियोल्कोव्स्की के साधारण टॉवर से बहुत आगे है। इसमें कई अहम हिस्से हैं। सबसे नीचे है एंकर स्टेशन, यानी एक विशाल तैरता हुआ प्लेटफॉर्म जो प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के पास स्थित होगा, ताकि राजनीतिक अस्थिरता, हवाई यातायात और तूफानों जैसे जोखिमों को कम किया जा सके। इसी एंकर से एक फीते जैसी केबल निकलेगी जो शायद 1 मीटर से भी कम चौड़ी और बेहद पतली होगी। कार्बन नैनोट्यूब या ग्रेफीन मिश्रित सामग्री से बनी, जो 36,000 किलोमीटर ऊपर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट और उससे भी आगे तक फैली होगी। इस संरचना के शिखर पर जियोस्टेशनरी बिंदु से भी ऊपर होगा काउंटरवेट। ये कोई भारी सैटेलाइट, पकड़ा गया क्षुद्र ग्रह या मुख्य अंतरिक्ष स्टेशन भी हो सकता है, जिसकी द्रव्यमान और कक्षीय गति पूरी केबल को लगातार तनाव में रखती है। इस फीते के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाहन, जिन्हें क्लाइंबर कहा जाता है, ऊपर नीचे जाएंगे। ये क्लाइंबर दूर से संचालित होंगे, संभवतः ग्राउंड बेस्ड फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर से निकलने वाली ऊर्जा को क्लाइंबर पर लगे फोटोवोल्टिक सेल्स द्वारा बिजली में बदलकर, ताकि कई दिनों की यात्रा के लिए लगातार और कुशल ऊर्जा मिलती रहे। पूरे सिस्टम की निगरानी और संचालन के लिए एक अत्याधुनिक एआई और सेंसर नेटवर्क होगा जो केबल की स्थिति, मौसम और क्लाइंबर ट्रैफिक पर नजर रखेगा। यह आधुनिक ब्लूप्रिंट एक सदी से भी ज्यादा सोच, नवाचार और वैज्ञानिक खोज का नतीजा है। यह एक साधारण कल्पना से निकलकर आज एक विस्तृत इंजीनियरिंग प्रस्ताव बन चुका है, जिस पर नासा, इंटरनेशनल स्पेस एलिवेटर कंसोर्टियम और कई निजी कंपनियां भी काम कर रही हैं। हालांकि अब भी कई बड़ी चुनौतियां बाकी हैं, खासकर और पायदार कार्बन नैनोट्यूब केबल बनाने। लेकिन आगे की राह अब साफ दिखती है। स्पाइस लिफ्ट की अवधारणा अब नहीं बल्कि कब का सवाल है। यह आज मानवता द्वारा सोचे गए सबसे परिवर्तनकारी इंजीनियरिंग प्रयासों में से एक के रूप में एक ठोस और विस्तार से तैयार परियोजना बन चुकी है। पूरा स्पाइस लिफ्ट सिस्टम अपनी जमीनी नींव यानी एंकर स्टेशन से शुरू होता है। यह कोई साधारण ढांचा नहीं है जिसे जमीन में गाड़ दिया गया हो, बल्कि एक विशाल चलायमान प्लेटफॉर्म है जिसे भूमध्य रेखा के पास प्रशांत महासागर में तैनात किया जाएगा। इस खास जगह को कई अहम कारणों से चुना गया है। भूमध्य रेखा ही वह जगह है
जहां से कोई संरचना जियोस्टेशनरी ऑर्बिट तक पहुंच सकती है, बिना जटिल कॉरियोलिस बलों के असर के, जो उसे बहका सकते हैं। इसे समुद्र में जमीन से दूर रखने से राजनीतिक अस्थिरता, हवाई और समुद्री यातायात के हस्तक्षेप का खतरा कम हो जाता है और जरूरत पड़ने पर प्लेटफॉर्म को तूफानों या बड़े मौसम तंत्रों से बचाने के लिए हिलाया भी जा सकता है। यह तैरता हुआ एंकर धरती से आकाश तक के हमारे पुल का सबसे अहम कड़ी है, जो सभी कार्यों के लिए एक स्थिर आधार देता है। इस एंकर स्टेशन से ऊपर की ओर शुरू होता है पूरे प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हिस्सा, केबल, जिसे अक्सर रिबन कहा जाता है। यही स्पाइस लिफ्ट की असली जान है। यह एक अविश्वसनीय रूप से लंबा टेथर होगा जो धरती की सतह से लगभग 1,00,000 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष तक फैलेगा। भले ही इसे सिर्फ 36,000 किलोमीटर ऊपर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन इसे और आगे बढ़ाने से ज्यादा स्थिरता और मजबूत सेंट्रीफ्यूगल खिंचाव मिलता है। यह रिबन बेहद पतला होगा, शायद कागज की शीट से भी कम मोटा, लेकिन इतना चौड़ा, लगभग 1 मीटर, कि क्लाइंबर आसानी से इससे जुड़ सके। यह लगभग अकल्पनीय पैमाने की संरचना है जो हमारी दुनिया को ऊपर की दुनिया से जोड़ती है। इस रिबन की सामग्री ही पूरी अवधारणा को संभव बनाती है। इसे स्टील या किसी पारंपरिक मिश्र धातु से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वे अपने ही वजन से बहुत पहले टूट जाएंगे। असली कुंजी है उन्नत सामग्री जैसे कार्बन नैनोट्यूब्स या ग्रेफीन शीट्स। इनकी तन्य शक्ति सामान्य स्टील से 100 गुना ज्यादा है, लेकिन वजन बहुत ही कम। रिबन एक मिश्रित संरचना होगी जिसमें इन नैनोमटेरियल्स को एक साथ बुनकर एक लगातार, बिना किसी कमजोरी के लंबा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इतनी लंबी और परफेक्ट रिबन बनाना ही सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है, जिसमें पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई कमजोर बिंदु नहीं होना चाहिए, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस रिबन के सिरे पर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट से भी काफी ऊपर होता है काउंटरवेट। ये एक विशाल वस्तु है, शायद कोई पकड़ा गया क्षुद्र ग्रह या विशेष रूप से निर्मित अंतरिक्ष स्टेशन, जिसका द्रव्यमान सैकड़ों हजार टन तक हो सकता है। काउंटरवेट का मकसद है रिबन को तना हुआ रखना। जैसे ही धरती घूमती है, काउंटरवेट, जो ऊंचाई पर धीमी रफ्तार से घूमता है, बाहर की ओर फेंका जाता है, जिससे एक शक्तिशाली सेंट्रीफ्यूगल बल बनता है। यह बल पूरे रिबन को कसकर तना रखता है ताकि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ स्थिर और मजबूत बना रहे। यह एक नाजुक लेकिन विशाल संतुलन है। धरती की ग्रेविटी नीचे खींचती है, जबकि काउंटरवेट की बाहरी जड़ता ऊपर खींचती है, और इसी से क्लाइंबर के चढ़ने के लिए एक स्थिर तना हुआ ट्रैक बनता है। जब रिबन को मजबूती से एंकर कर दिया जाता है और वह पूरी तरह तनी रहती है, तब असली ट्रांसपोर्टेशन शुरू होता है, ऐसे वाहनों के साथ जिन्हें क्लाइंबर कहा जाता है। ये असल में स्पाइस लिफ्ट के एलिवेटर कार हैं। क्लाइंबर कोई साधारण डिब्बा नहीं होगा, बल्कि एक उन्नत रोबोटिक या मानव युक्त वाहन होगा जो रिबन को पकड़कर खुद को ऊपर खींच सके। इसका मैकेनिज्म शायद कई हाई फ्रिक्शन रोलर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लैंप्स पर आधारित होगा, जो रिबन को चारों तरफ से पकड़ेंगे ताकि मजबूत पकड़ बनी रहे, लेकिन नाजुक नैनोट्यूब स्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचे। एक साथ कई क्लाइंबर ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन वे एक दूसरे से काफी दूर रहेंगे, जिससे लगातार माल और भविष्य में यात्रियों की आवाजाही संभव हो सके। कुछ वर्टिकल रेलवे सिस्टम जैसा। ऊपर की यात्रा तेज नहीं, बल्कि धीरे धीरे और स्थिर होगी, रॉकेट लॉन्च की तरह नहीं। एक आम क्लाइंबर की रफ्तार लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, यानी हाई स्पीड ट्रेन जैसी। इस रफ्तार से एंकर स्टेशन से जियोस्टेशनरी स्टेशन तक 36,000 किलोमीटर का सफर तय करने में कई दिन, शायद 1 हफ्ते या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। इस लंबे सफर के दौरान यात्री धरती को सिकुड़ते हुए देखेंगे। वातावरण की पतली नीली रेखा धीरे धीरे गायब होगी और ऊपर सिर्फ अंतरिक्ष का काला विस्तार दिखेगा। यह धीमी रफ्तार एक बड़ी खासियत है, क्योंकि इसमें रॉकेट लॉन्च जैसी तेज जी फोर्स नहीं होती, जिससे यात्रा उन लोगों के लिए भी आसान हो जाती है जो शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट नहीं है। अब इतनी लंबी यात्रा के लिए पावर सप्लाई एक अनोखी चुनौती है। अगर क्लाइंबर में पूरा ईंधन या बैटरियां भर दी जाए तो वह बहुत भारी हो जाएगा। इसलिए स्पाइस लिफ्ट में वायरलेस पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का इस्तेमाल होगा। सबसे लोकप्रिय प्रस्ताव है एक ताकतवर ग्राउंड बेस्ड लेजर, शायद फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर, जो एंकर स्टेशन के पास लगाया जाएगा। यह लेजर ऊपर की तरफ एक केंद्रित किरण भेजेगा, जो क्लाइंबर पर लगे बड़े फोटोवोल्टिक, सोलर
पैनलों पर पड़ेगी। ये पैनल लेजर लाइट को सीधे बिजली में बदल देंगे, जिससे क्लाइंबर के मोटर चलेंगे और वह ऊपर चढ़ सकेगा। यह सिस्टम बिना भारी ईंधन के लगातार और बेहद कुशल पावर सप्लाई देता है। अब क्लाइंबर जब बादलों या पृथ्वी की छाया से गुजरेगा तो पावर में रुकावट आ सकती है। इसलिए लेजर सिस्टम के साथ साथ क्लाइंबर में पारंपरिक सोलर पैनल भी लगाए जा सकते हैं, ताकि जब वह घने वातावरण से ऊपर निकल जाए तो सूरज की रोशनी से भी ऊर्जा मिल सके। इसके अलावा छोटे रिचार्जेबल बैटरी या सुपर कैपेसिटर ऑन बोर्ड हो सकते हैं, जो अतिरिक्त ऊर्जा स्टोर करके रखते हैं, ताकि छाया या लेजर मिसअलाइनमेंट के दौरान भी सफर जारी रहे। ये मजबूत और बहुस्तरीय पावर सिस्टम क्लाइंबर की लंबी यात्रा को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए बेहद जरूरी है। तो इतनी विशाल और जटिल संरचना को संभालना इंसानी क्षमता से कहीं आगे की बात है। इसे चलाने के लिए एक बेहद उन्नत कंट्रोल सिस्टम चाहिए, जो हर पल हर चीज पर नजर रख सके। स्पाइस लिफ्ट का दिमाग एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क होगा। ये एआई पूरे 1 लाख किलोमीटर लंबे रिबन के हर सेंटीमीटर की लगातार निगरानी करेगा। इसमें लाखों माइक्रो सेंसर लगे होंगे, जो स्ट्रेस, तापमान में बदलाव, माइक्रोमेटियोरॉइड टकराव और मटेरियल की थकान जैसी चीजों को डिटेक्ट करेंगे। एआई का मुख्य काम पूरे सिस्टम की संरचनात्मक मजबूती और स्थिरता सुनिश्चित करना है। ये पल भर में गणना और एडजस्टमेंट करेगा, ताकि संतुलन बना रहे। ये एआई इस स्पेस ब्रिज का मूक, सतर्क संरक्षक बनेगा। यही कंट्रोल सिस्टम क्लाइंबर्स की जटिल गतिविधियों को भी मैनेज करेगा। एआई एक अल्टीमेट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करेगा। लॉन्च शेड्यूल करना, क्लाइंबर की स्पीड और ऑप्टिमाइज करना, और रिबन पर वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखना। एआई हर क्लाइंबर की पावर खपत पर नजर रखेगा और जमीन पर लगे लेजर्स को निर्देश देगा, ताकि एनर्जी की सप्लाई लगातार बनी रहे। साथ ही ये हजारों झाग स्पेस डेब्रिस के टुकड़ों की स्थिति ट्रैक करेगा और जरूरत पड़ने पर रिबन की पोजीशन में सूक्ष्म बदलाव या हल्की ऑसिलेशन करके टकराव से बचाएगा। ये प्रिडिक्टिव और प्रोएक्टिव थ्रेट मैनेजमेंट बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी हाई वेलोसिटी टुकड़े की टक्कर से रिबन कट सकता है। इतने बड़े रिबन की स्थिरता बनाए रखना एक डायनामिक और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। काउंटरवेट भले ही मुख्य टेंशन देता है, लेकिन रिबन अब भी चांद और सूरज की खींच, सोलर विंड प्रेशर और ऊपर नीचे चलने वाले क्लाइंबर्स की वाइब्रेशन जैसी ताकतों से प्रभावित हो सकता है। इन मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए ए रिबन और काउंटरवेट पर लगे छोटे थ्रस्टर्स या मोमेंटम एक्सचेंज डिवाइसेस को ऑपरेट करेगा। ये सिस्टम वाइब्रेशन को डैम्प करेंगे और रिबन की टेंशन व पोजीशन में सूक्ष्म बदलाव करके उसे जितना हो सके स्थिर और सीधा बनाए रखेंगे। इसे एक्टिव स्टेबलाइजेशन कहते हैं। आखिर में रिबन की मेंटेनेंस और रिपेयर भी इसकी लंबी उम्र के लिए बेहद अहम है। एआई स्पेशलाइज्ड रिपेयर ड्रोन भेजेगा। ये छोटे रोबोटिक क्लाइंबर खास तौर पर इसी काम के लिए डिजाइन किए गए होंगे। जब भी सेंसर नेटवर्क किसी छोटे डैमेज को डिटेक्ट करेगा, जैसे कि माइक्रोमेटियोरॉइड से हुई चोट, तो रिपेयर ड्रोन तुरंत उस जगह पहुंच जाएगा। ये ड्रोन या तो नया कार्बन नैनोट्यूब मटेरियल पैच करेगा या नैनोबॉट्स से डैमेज्ड सेक्शन को फिर से बुन देगा। ये लगातार ऑटोनोमस मेंटेनेंस स्पाइस लिफ्ट को दशकों या सदियों तक सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से चलाने के लिए जरूरी है, ताकि स्पेस के कठोर माहौल में होने वाले छोटे मोटे नुकसान की तुरंत मरम्मत होती रहे। स्पाइस लिफ्ट का पूरा सपना एक ही असाधारण चुनौती पर टिकता है। एक ऐसा केबल बनाना जो लंबाई और मजबूती में बेमिसाल हो। ये काम स्टील, टाइटेनियम या किसी भी पारंपरिक निर्माण सामग्री के बस की बात नहीं है। उदाहरण के लिए, स्टील का केबल अगर कुछ किलोमीटर से ज्यादा लंबा हो जाए तो अपने ही वजन से टूट जाएगा। इतनी लंबाई पर खुद के वजन की ग्रेविटी ही उसे तोड़ देगी। स्पाइस लिफ्ट प्रोजेक्ट को ऐसी चीज चाहिए जो न सिर्फ मजबूत हो, बल्कि अपने वजन के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो। यहीं पर मटेरियल साइंस हमें चमत्कारी समाधान देती है। ऐसे मटेरियल जिन्हें सही में मिरेकल मटेरियल कहा जा सकता है। इस ऐतिहासिक काम के लिए मुख्य दावेदार हैं कार्बन नैनोट्यूब्स, सीएनटीज, और ग्राफीन, दोनों कार्बन के ही क्रांतिकारी रूप। कार्बन नैनोट्यूब असल में ग्राफीन की रोल्ड अप शीट है, और ग्राफीन खुद कार्बन एटम्स की एक परत है जो शहद के छत्ते जैसी संरचना में सजी होती है। इनकी मजबूती का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अगर वजन के हिसाब से देखें तो कार्बन नैनोट्यूब थ्योरी के मुताबिक स्टील से 100 गुना ज्यादा मजबूत है और केवलर से कम 5 गुना।
फिर भी इसकी घनता प्लास्टिक से भी कम है। इस अद्भुत तन्य शक्ति का मतलब है कि सीएनटी रिबन न सिर्फ अपने ही वजन को 36,000 किलोमीटर की दूरी तक संभाल सकता है, बल्कि क्लाइंबर्स का अतिरिक्त भार भी उठा सकता है। यही वो मूलभूत गुण है जो स्पेस एलिवेटर को एक काल्पनिक विचार से एक ठोस इंजीनियरिंग लक्ष्य में बदल देता है। लेकिन असली चुनौती सिर्फ एक नैनोट्यूब की ताकत में नहीं, बल्कि पूरे ग्रह जितने लंबे बिना किसी खामी के रिबन को बनाने में है। आज की तकनीक से हम कुछ मिलीमीटर या ज्यादा से ज्यादा सेंटीमीटर लंबे नैनोट्यूब बना सकते हैं। इन सूक्ष्म धागों को एक साथ बुनकर हजारों किलोमीटर लंबा, एक सार और पूरी तरह मजबूत केबल बनाना, ये मैन्युफैक्चरिंग की बेहद बड़ी चुनौती है। अगर कहीं भी कोई छोटी सी खामी या दोष रह गया तो वो पूरे रिबन को भारी तनाव में कमजोर कर सकता है। वैज्ञानिक आज केमिकल वेपर डिपोजिशन और एडवांस्ड स्पिनिंग जैसी तकनीकों से लंबे मजबूत सीएनटी फाइबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसे बड़े स्केल पर लाना अब भी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल बाधा है। ग्राफीन, जो नैनोट्यूब का 2 डायमेंशनल बिल्डिंग ब्लॉक है, एक और प्रमुख विकल्प है। ये अब तक टेस्ट किया गया सबसे मजबूत मटेरियल है। एक ग्राफीन शीट बेहद लचीली और हल्की है। संभव है कि रिबन की संरचना ग्राफीन की परतें जोड़कर या ग्राफीन और नैनोट्यूब्स की हाइब्रिड सामग्री बनाकर की जाए। मटेरियल का चुनाव और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही स्पाइस लिफ्ट की व्यावहारिकता का दिन है। इस प्रोजेक्ट की सफलता किसी नए भौतिकी के नियम पर नहीं, बल्कि एटॉमिक स्तर पर पदार्थ को नियंत्रित करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है। ऐसा धागा बनाने की ताकत जो हमारी धरती को आसमान से जोड़ सके। स्पाइस लिफ्ट के रिबन पर चढ़ने वाले क्लाइंबर वाहन साधारण एलिवेटर कार नहीं है। ये बेहद एडवांस्ड सेमी ऑटोनॉमस स्पेसक्राफ्ट हैं, जिन्हें एक अनोखी और चुनौतीपूर्ण यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है। क्लाइंबर के आंतरिक सिस्टम को अपने कार्गो और यात्रियों की सुरक्षा कई दिनों की यात्रा के दौरान लगातार बदलते और खतरनाक वातावरण में सुनिश्चित करनी होगी। इस सफर को पूरा करने के लिए हर क्लाइंबर में कई आधुनिक तकनीकी सिस्टम होंगे। सबसे जरूरी है एक हाई प्रिसीजन जीपीएस ट्रैकर जो हर वक्त रियल टाइम में लोकेशन डाटा देगा। इसे इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट्स और स्टार ट्रैकर भी सपोर्ट करेंगे, ताकि अगर कभी सैटेलाइट सिग्नल खो भी जाए तो भी रिबन पर उसकी पोजीशन बिल्कुल सटीक बनी रहे। चढ़ाई के दौरान सबसे बड़ा खतरा रेडिएशन है। जैसे ही क्लाइंबर धरती के वातावरण और मैग्नेटिक फील्ड की सुरक्षा से बाहर निकलेगा, उसे वैन एलन बेल्ट्स और कॉस्मिक रे की तीखी रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्लाइंबर में एडवांस्ड रेडिएशन शील्डिंग जरूरी होगी। ये शील्डिंग शायद हल्के हाइड्रोजन समृद्ध मटेरियल या इनोवेटिव कंपोजिट से बनेगी, जो हानिकारक कणों को सोख या मोड़ सके। यह सिर्फ आराम की बात नहीं, बल्कि जिंदगी की जरूरत है, क्योंकि इतनी रेडिएशन में लंबे समय तक रहना जानलेवा हो सकता है। इस शील्डिंग का डिजाइन स्पाइस लिफ्ट को लोगों के लिए सुरक्षित ट्रांसपोर्ट बनाने की कुंजी है। साथ ही हर क्लाइंबर एक मोबाइल सेंसर प्लेटफॉर्म भी होगा, जो अपने आसपास के माहौल को लगातार स्कैन करेगा। ऑनबोर्ड रडार और लाइडार सिस्टम्स किसी भी अनट्रैक्ड स्पेस डेब्रिस को डिटेक्ट करेंगे, ताकि अगर मुख्य एआई कंट्रोल सिस्टम की टक्कर से बचाने की कोशिश नाकाफी हो तो ये आखिरी सुरक्षा कवच बन सके। क्लाइंबर की बाहरी सतह पर लगे माइक्रो सेंसर रिबन की हालत को मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कहीं कोई घिसावट, टूट फुट या माइक्रोमेटियोरॉइड से नुकसान तो नहीं हुआ। ये डेटा सेंट्रल एआई को भेजा जाएगा, जिससे पूरे रिबन की सेहत की रिपोर्ट लगातार अपडेट होती रहे। क्लाइंबर असल में एलिवेटर के अपने निरीक्षण और मेंटेनेंस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। क्लाइंबर का दिल है उसका ड्राइव सिस्टम। इसमें हाई फ्रिक्शन रोलर्स होंगे जो एफिशिएंट इलेक्ट्रिक मोटर्स से चलेंगे। ये रोलर्स रिबन को दोनों तरफ से कसकर पकड़ेंगे और वाहन को ऊपर खींचेंगे। इस डिजाइन को बेहद भरोसेमंद होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ड्राइव सिस्टम फेल हो गया तो क्लाइंबर हजारों किलोमीटर ऊपर फंस सकता है। इसलिए इसमें रेडंडेंट मोटर्स, कई स्वतंत्र ग्रिपिंग मैकेनिज्म और इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम्स होंगे। क्लाइंबर वाकई एक कॉम्पैक्ट, मजबूत इंजीनियरिंग का करिश्मा है। एक ऐसा स्वायत्त वाहन जिसे सिर्फ एक पतले से रिबन पर तारों की ओर चढ़ने के लिए बनाया गया है। स्पाइस लिफ्ट की असली ताकत उसके अदृश्य सिस्टम्स में छुपी है। पावर ट्रांसमिशन, एआई कंट्रोल और एक्टिव स्टेबलाइजेशन। क्लाइंबर्स को ऊर्जा देने के लिए ग्राउंड बेस्ड लेजर से पावर बीमिंग की जाती है। यह लेजर इंफ्रारेड लाइट को क्लाइंबर के फोटोवोल्टेक रिसीवर पर फोकस करता है, जिससे मेगावाट्स में ऊर्जा ट्रांसमिट होती है, बिना किसी केबल के।
पूरे सिस्टम की निगरानी और नियंत्रण के लिए एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूरी है। एआई रिबन के सेंसर्स से डेटा लेता है, क्लाइंबर्स की हेल्थ मॉनिटर करता है और पावर लेवल्स को ऑप्टिमाइज करता है। सबसे अहम, एआई लगातार ऑनऑर्बिटल डेब्रिस को ट्रैक करता है और रिबन की पोजीशन को माइक्रो एडजस्ट करता है ताकि टकराव टाला जा सके। एक्टिव स्टेबलाइजेशन के लिए एआई रिबन और काउंटर वेट पर लगे थ्रस्टर्स को कंट्रोल करता है, जिससे सौर पवन या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पैदा कंपन शांत रहते हैं। इन अदृश्य तकनीकों, लेजर पावर, एआई और एक्टिव स्टेबलाइजेशन की वजह से स्पाइस लिफ्ट न सिर्फ संभव बल्कि सुरक्षित और भरोसेमंद बनता है। स्पाइस लिफ्ट अंतरिक्ष तक पहुंच की लागत में क्रांतिकारी गिरावट लाएगा। आज रॉकेट्स से 1 किलोग्राम पेलोड भेजना हजारों डॉलर में पड़ता है। ये लागत अंतरिक्ष को सिर्फ अमीरों के लिए सीमित कर देती है। स्पाइस लिफ्ट के साथ बार बार इस्तेमाल होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर से यह खर्च कुछ $100 या उससे भी कम हो सकता है। अब यूनिवर्सिटीज, स्टार्टअप्स और छोटे देश भी अंतरिक्ष में अपने प्रोजेक्ट्स भेज सकेंगे। स्पेस डेमोक्रेटिक हो जाएगा। रॉकेट्स की तरह मौसम या लंबी तैयारी की जरूरत नहीं। स्पाइस लिफ्ट 24 घंटे लगातार ऑपरेट कर सकता है। कई क्लाइंबर्स एक साथ ऊपर नीचे जा सकते हैं, जिससे ऑनऑर्बिट तक सामान का आवागमन कभी नहीं रुकता। इससे ऑनऑर्बिटल हैबिटेट्स, इंटरप्लैनेटरी मिशन और इन ऑनऑर्बिट मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्रीज का रास्ता खुलेगा। आम नागरिक भी सुरक्षित, आरामदायक यात्रा कर सकेंगे। स्कूल, फील्ड ट्रिप्स, स्पेस होटल्स और टूरिज्म अब हकीकत बन सकते हैं। सस्ती, भरोसेमंद स्पेस एक्सेस इंसानियत को बहुग्रही प्रजाति बनने का असली मौका देगी। स्पाइस लिफ्ट पर्यावरण के लिए भी गेम चेंजर है। रॉकेट्स भारी प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसें छोड़ते हैं, जबकि स्पाइस लिफ्ट के क्लाइंबर्स बिजली से चलते हैं। कोई धुआं, कोई ऑन बोर्ड दहन नहीं। पावर लेजर सौर या पवन ऊर्जा से चलता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रा का कार्बन फुटप्रिंट लगभग शून्य हो जाता है। कोई शोर नहीं, कोई डिस्पोजेबल डेब्रिस नहीं। पूरा सिस्टम रिसाइक्लेबल और बार बार इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। वैज्ञानिकों के लिए सस्ती लॉन्चेस का मतलब है बड़े टेलीस्कोप्स, सैटेलाइट्स और रिसर्च मिशन अब आसानी से संभव। पृथ्वी विज्ञान को भी फायदा, सस्ते सैटेलाइट्स से जलवायु और इकोसिस्टम्स की लगातार निगरानी। जीरो ग्रेविटी मैन्युफैक्चरिंग, बायोलॉजी और नए मटेरियल्स के लिए प्रयोगों का रास्ता खुलेगा। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के प्रभावों का अध्ययन आसान होगा, जिससे आत्मनिर्भर कॉलोनियों की तैयारी हो सकेगी। स्पाइस लिफ्ट सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, ये एक स्थायी आसमान में तैरती प्रयोगशाला है जो विज्ञान और खोज को नई ऊंचाई देगा। स्पाइस लिफ्ट की सबसे बड़ी चुनौती है 1 लाख किलोमीटर लंबा अल्ट्रा मजबूत रिबन बनाना। कार्बन नैनोट्यूब्स की ताकत तो सिद्ध है, लेकिन इतनी लंबी दोषरहित स्ट्रैंड बनाना आज भी नामुमकिन है। मैन्युफैक्चरिंग में एक भी गलती पूरे सिस्टम को खतरे में डाल सकती है। रिबन को जियोस्टेशनरी ऑनऑर्बिट से पृथ्वी तक उतारना और उसे समुद्र में तैरते एंकर से जोड़ना, ये सब अभूतपूर्व सटीकता और नियंत्रण मांगता है। अरबों डॉलर, दशकों की रिसर्च और वैश्विक सहयोग के बिना यह सपना हकीकत नहीं बन सकता। तकनीकी, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां एक साथ हल करनी होंगी। स्पाइस लिफ्ट बनने के बाद भी खतरे खत्म नहीं होते। सबसे बड़ा खतरा स्पेस डेब्रिस। एक छोटा टुकड़ा भी रिबन को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है और हर टुकड़ा ट्रैक करना नामुमकिन है। धरती पर एंकर स्टेशन तूफान, सुनामी और बिजली गिरने जैसे प्राकृतिक खतरों के आगे असुरक्षित है। सिस्टम को जबरदस्त ग्राउंडिंग और शील्डिंग चाहिए। मानवीय खतरे भी हैं। आतंकवाद, युद्ध या साइबर हमले से पूरी संरचना खतरे में पड़ सकती है। एआई सिस्टम की साइबर सुरक्षा अभेद्य होनी चाहिए। स्पाइस लिफ्ट की सुरक्षा के लिए वैश्विक सहयोग और नई सुरक्षा रणनीतियों की जरूरत होगी, क्योंकि एक छोटी चूक भी विनाशकारी साबित हो सकती है। एक बार जब स्पाइस लिफ्ट चालू हो जाएगा, तो यह हमारे और अंतरिक्ष के रिश्ते को पूरी तरह बदल देगा। जैसे अंतरिक्ष अब कोई दूर की सीमा नहीं, बल्कि हमारी दुनिया का सीधा विस्तार बन जाएगा। इसकी असली ताकत सिर्फ कक्षा तक पहुंचने में नहीं, बल्कि वहां से आगे क्या क्या संभव हो जाएगा, इसमें छुपी है। लिफ्ट के शीर्ष पर स्थित जियोस्टेशनरी स्टेशन मानवता का प्रमुख स्पेसपोर्ट बन जाएगा, जहां से पूरे सौरमंडल के मिशन शुरू होंगे। धरती की गहरी ग्रेविटी वेल में बड़े बड़े इंटरप्लैनेटरी यान बनाना बेहद अकार्यक्षम है। स्पाइस लिफ्ट के जरिए हम यान के पार्ट्स और फ्यूल को किफायती तरीके से ऑनऑर्बिटल स्टेशन तक पहुंचा सकते हैं।
और वहां वेटलेस स्पेस में विशाल यानों को असेंबल कर सकते हैं। इससे मंगल पर मानव मिशन भेजना या चांद पर स्थायी रिसर्च सेंटर बनाना न केवल संभव बल्कि व्यावहारिक और बार बार किया जा सकने वाला काम बन जाएगा। चांद पर एक स्थायी बेस बनाना, जो लंबे समय से अंतरिक्ष अन्वेषण का सपना रहा है, अब एक हासिल की जा सकने वाली अल्पकालिक योजना बन जाएगी। स्पाइस लिफ्ट एक कॉस्मिक मालवाहक लिफ्ट की तरह काम करेगा, जो टनों निर्माण सामग्री, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वैज्ञानिक उपकरण और कर्मचारियों को ऑर्बिटल स्टेशन तक ले जाएगा। वहां से छोटे, बार बार इस्तेमाल होने वाले स्पेस डक्स माल को चंद्र कक्षा और फिर सतह तक ले जा सकेंगे। ये सस्ती और स्थिर सप्लाई चेन हमें बड़े, टिकाऊ आवास बनाने में मदद करेगी, जिन्हें चंद्र मिट्टी से विकिरण से बचाया जा सकेगा। मानवता को पहली बार किसी और खगोलीय पिंड पर स्थायी ठिकाना मिलेगा, जिससे विज्ञान, संसाधन उपयोग और आगे चलकर धरती से बाहर बसने के रास्ते खुलेंगे। चांद अब केवल एक बार की यात्रा का गंतव्य नहीं, बल्कि मानव सभ्यता का असली सैटेलाइट कैंपस बन जाएगा। चांद से आगे स्पाइस लिफ्ट मंगल और क्षुद्र ग्रह पट्टी का दरवाजा खोल देगा। ऑर्बिटल स्टेशन पर असेंबल किए गए यानों को धरती की पूरी ग्रेविटी से नहीं जूझना पड़ेगा, जिससे वे काफी स्पीड एडवांटेज के साथ अपने सफर की शुरुआत कर पाएंगे। इससे मंगल पर नियमित मानव मिशन भेजना और वहां एक आत्मनिर्भर कॉलोनी बसाना कहीं ज्यादा संभव हो जाएगा। मल्टीप्लैनेटरी प्रजाति बनने का सपना, जो मानवता के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए जरूरी है, अब विज्ञान कथा से निकलकर असली दीर्घकालिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का रूप ले लेगा। और ये सब बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर। और आगे देखेंगे तो स्पाइस लिफ्ट के जरिए विशाल अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा स्टेशन बनाए जा सकते हैं। ये बड़े बड़े सौर पैनल फार्म जो कक्षा में असेंबल होंगे, 24 घंटे बिना वायुमंडलीय रुकावट के सूरज की रोशनी पकड़ सकते हैं और साफ असीमित ऊर्जा धरती को भेज सकते हैं। इससे हमारी ऊर्जा समस्या का स्थायी समाधान मिल सकता है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता लगभग खत्म हो सकती है। स्पाइस लिफ्ट से संचालित भविष्य की कल्पना सच में अन्वेषण और टिकाऊ विकास की। इसका पहला प्रोटोटाइप भले ही छोटा हो, 2050 तक चालू हो सकता है और ये उस नए युग का आगाज होगा जहां मानवता की पहुंच अब रॉकेट की सीमित दूरी से नहीं, बल्कि हमारी महत्वाकांक्षा की सीमा से तय होगी। स्पाइस लिफ्ट की स्थापना केवल अन्वेषण को सक्षम बनाने से कहीं अधिक करेगी। यह अंतरिक्ष में एक पूरी तरह से नई और जीवंत आर्थिक सीमा को प्रज्वलित कर देगी। कक्षा में सामग्री पहुंचाने की लागत में भारी कमी के कारण कई ऐसे अंतरिक्ष आधारित उद्योग जो पहले आर्थिक रूप से संभव नहीं थे, अब व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो जाएंगे। इनमें से सबसे आशाजनक क्षेत्रों में से एक है एस्ट्रॉयड माइनिंग। एस्ट्रॉयड बेल्ट बहुमूल्य संसाधनों का खजाना है, जिसमें प्लेटिनम समूह की धातुएं, दुर्लभ पृथ्वी तत्व और पानी, ये सब खरबों डॉलर की मात्रा में मौजूद है। खनन उपकरण और प्रोसेसिंग सुविधाएं, स्पाइस लिफ्ट के जरिए भेजना और परिष्कृत सामग्री को वापस लाना रॉकेट्स की तुलना में काफी सस्ता और सुरक्षित होगा। इससे पृथ्वी पर संसाधनों की कमी को कम किया जा सकता है और अंतरिक्ष में बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल मिल सकता है। इन संसाधनों की आमद इन ऑर्बिट मैन्युफैक्चरिंग के विकास को भी गति देगी। शून्य गुरुत्वाकर्षण का अनूठा वातावरण ऐसे पदार्थों और उत्पादों के निर्माण की अनुमति देता है जिन्हें पृथ्वी पर बनाना असंभव है। इसमें दोष रहित फाइबर ऑप्टिक केबल्स, अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए परिपूर्ण सेमीकंडक्टर क्रिस्टल और उच्च शक्ति व ताप प्रतिरोध वाले उन्नत धातु मिश्र धातु शामिल हैं। स्पाइस लिफ्ट एक निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला बनाएगा जो एस्ट्रॉयड माइनिंग या पृथ्वी से कच्चा माल ऊपर ले जाएगा और उच्च मूल्य, परिपूर्ण रूप से निर्मित वस्तुएं नीचे लाएगा। यह एक नई औद्योगिक क्रांति को जन्म दे सकता है, जिसमें मेड इन स्पेस मानवता के लिए उच्चतम गुणवत्ता और सबसे उन्नत उत्पादों का पर्याय बन जाएगा। आर्थिक उछाल केवल उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा। स्पाइस लिफ्ट कक्षा में एक समृद्ध सेवा अर्थव्यवस्था बनाएगा। इसमें पर्यटकों के लिए कक्षीय होटल, शून्य गुरुत्वाकर्षण खेल एरेना और निजी अनुसंधान प्रयोगशालाएं शामिल होंगी, जिन्हें कंपनियां किराए पर ले सकेंगी। मेंटेनेंस क्रू, लॉजिस्टिक्स मैनेजर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर और हॉस्पिटैलिटी वर्कर जैसे पेशेवरों की आवश्यकता होगी, जो स्थायी अंतरिक्ष स्टेशनों में रहेंगे और काम करेंगे, जिन्हें एलिवेटर द्वारा सेवाएं मिलेंगी। यह एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है, आसमान में एक सच्चा शहर जिसमें अपनी नौकरियां,
उद्योग और आर्थिक चालक होंगे। स्पाइस लिफ्ट केवल एक पुल नहीं, बल्कि एक नए मानव क्षेत्र की मुख्य सड़क बन जाएगा। आखिरकार स्पाइस लिफ्ट द्वारा सक्षम भविष्य अवसरों और समृद्धि से भरा है। अंतरिक्ष के विशाल संसाधनों और अद्वितीय वातावरण को खोलकर यह निरंतर आर्थिक विकास का मार्ग प्रदान करता है, जो हमारे ग्रह की सीमित संपत्तियों से बंधा नहीं। यह पूरी तरह से नई आर्थिक दुनिया बनाता है, अपार संपत्ति और अनगिनत नौकरियां पैदा करता है, साथ ही पृथ्वी की कुछ सबसे गंभीर समस्याओं जैसे संसाधनों की कमी और स्वच्छ ऊर्जा का समाधान भी देता है। यह मानव स्थिति में एक मौलिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें हम ग्रह सीमित प्रजाति से सौर मंडल में फैली अर्थव्यवस्था वाली सच्ची अंतरिक्ष यात्रा प्रजाति बन जाते हैं। जब मानवता इस नए अंतरिक्ष युग की दहलीज पर खड़ी है, भारत इस सपने को साकार करने में एक निर्णायक और केंद्रीय भूमिका निभाने की अनूठी स्थिति में है। अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की यात्रा, जिसका नेतृत्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने किया है, इस बात का प्रमाण है कि हम नवाचार, दृढ़ संकल्प और लागत प्रभावशीलता के साथ महान लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। ISRO ने लगातार असंभव को संभव किया है। पहले ही प्रयास में मंगलयान मिशन की सफलता से लेकर हाल ही में चंद्रयान 3 की चंद्र दक्षिण ध्रुव के पास सफल लैंडिंग तक, जटिल गहरे अंतरिक्ष मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम देने का यह ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि भारत के पास स्पाइस लिफ्ट जैसे महत्वाकांक्षी उपक्रम के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता और संचालन अनुशासन मौजूद है। रॉकेटरी, सैटेलाइट तकनीक और मिशन प्रबंधन में मुख्य क्षमताएं भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में पहले से ही मजबूत रूप से स्थापित हैं, जो आगे निर्माण के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। स्पाइस लिफ्ट जैसा जटिल प्रोजेक्ट मूल रूप से मटेरियल साइंस की चुनौती है, और यह वह क्षेत्र है जिसमें भारत का वैज्ञानिक समुदाय महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। कार्बन नैनोट्यूब्स और ग्रेफीन कंपोजिट्स, जो रिबन के लिए चमत्कारी सामग्री हैं, उनके विकास में नवाचार की अपार संभावनाएं हैं। भारतीय अनुसंधान संस्थान और विश्वविद्यालय पहले से ही उन्नत नैनोटेक्नोलॉजी अनुसंधान में लगे हुए हैं, और केंद्रित निवेश से वे रिबन के लिए आवश्यक मास प्रोडक्शन तकनीकों के विकास में अग्रणी बन सकते हैं। इसके अलावा भारत का तेजी से बढ़ता सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्योग भी एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। एलिवेटर की स्थिरता, ट्रैफिक और सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उन्नत AI सिस्टम के डिजाइन में भारतीय प्रतिभा उत्कृष्टता हासिल कर सकती है, और इस विशाल संरचना का संचालन सुरक्षित और कुशलता से कर सकती है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी राष्ट्रीय पहलें स्पाइस लिफ्ट की घरेलू क्षमता के विकास के पीछे की सोच से पूरी तरह मेल खाती है। ये कार्यक्रम स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे भारतीय कंपनियां क्लाइंबर, लेजर पावर सिस्टम और ग्राउंड आधारित एंकर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में अग्रणी बन सकती है। ऐसे प्रोजेक्ट के नेतृत्व से भारत न केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता के नए स्तर पर पहुंचेगा, बल्कि विशाल नागरिकों और अनगिनत आर्थिक नौकरियां भी पैदा करेगा। भारतीय तकनीक से निर्मित रिबन पर चढ़ता हुआ भारतीय क्लाइंबर मेक इन इंडिया सपने का एक शक्तिशाली विस्तार है, जो देश की विनिर्माण क्षमता से कुशल और उससे आगे तक पहुंचाता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका मानव संसाधन है। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नव प्रवर्तकों की विशाल प्रतिभा, देश की जनसंख्या की आकांक्षा और विज्ञान तकनीक शिक्षा पर मजबूत जोर, महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर उज्ज्वल भूमिका, गगनयान मिशन, भारत की अंतरिक्ष के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों का विकास कर रहा है, जो क्रू वाले स्पाइस लिफ्ट क्लाइंबर के लिए आवश्यक है। इस विशाल प्रतिभा को इस लक्ष्य की ओर लगाकर भारत न केवल अंतर्राष्ट्रीय सफर में भागीदार बन सकता है, बल्कि नेतृत्व कर सकता है। अपना घर का स्पाइस लिफ्ट बनाकर भविष्य की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में प्रमुख शक्ति के रूप में उभर सकता है। स्पाइस लिफ्ट केवल एक भव्य इंजीनियरिंग परियोजना नहीं है, यह मानवता के भविष्य के बारे में एक गहरा वक्तव्य है। यह एक ऐसा सपना है जिसे एक सदी से भी अधिक समय से संजोया गया है, एक ऐसी कल्पना जो एक वैज्ञानिक के दिमाग में जन्मी थी और अब आधुनिक विज्ञान की सामूहिक शक्ति से साकार होने के कगार पर है। यह कोई उपन्यास की कल्पना नहीं है, यह हमारे ब्रह्मांडीय सफर का अगला तार्किक कदम है,
जो हमारी प्रजाति की अनवरत खोज, निर्माण और अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने की जिजीविषा का प्रमाण है। tsiolkovsky के सेलेस्टियल कास्टल से लेकर नैनोटेक्नोलॉजी आधारित विस्तृत ब्लूप्रिंट तक की यात्रा मानव दृढ़ता और वैज्ञानिक पद्धति पर हमारी अडिग आस्था की कहानी है कि सबसे कठिन समस्याओं का समाधान भी संभव है। हमने इस अंतरिक्ष पुल की जटिल कार्य प्रणाली को समझा, उसके समुद्री एंकर से लेकर अंतरिक्ष में स्थित काउंटरवेट तक। हमने देखा कि कार्बन नैनोट्यूब्स जैसी चमत्कारी सामग्री आवश्यक ताकत प्रदान करती है और लेजर व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अदृश्य शक्तियां इसे शक्ति और बुद्धि देती हैं। इसके लाभ परिवर्तनकारी हैं, सभी के लिए स्वच्छ, सुलभ और लोकतांत्रिक अंतरिक्ष पहुंच का वादा करते हैं। यह विज्ञान में एक नई जागृति लाएगा, कक्षा में पूरी तरह नए उद्योगों की रचना करेगा और हमें पृथ्वी व तारों के बीच एक सतत भविष्य बनाने के उपकरण देगा। स्पाइस लिफ्ट वह कुंजी है जो सभी के लिए एक उज्जवल और विस्तृत भविष्य का ताला खोलती है। फिर भी हमें इस भव्य कल्पना के प्रति विनम्रता और उन विशाल चुनौतियों की स्पष्ट समझ के साथ आगे बढ़ना होगा जो अभी भी हमारे सामने है। चुनौतियां उतनी ही विशाल हैं जितनी यह संरचना खुद है। हमें वैश्विक स्तर पर सामग्री निर्माण के नए तरीके ईजाद करने होंगे। हमें अंतरिक्ष मलबे के लगातार खतरे और प्रकृति की अनिश्चित शक्तियों से निपटना होगा। सबसे महत्वपूर्ण, हमें इस साझा संपत्ति के निर्माण, प्रबंधन और सुरक्षा के लिए एक नए स्तर का वैश्विक सहयोग विकसित करना होगा। आगे का रास्ता लंबा और कठिन है, जिसमें भारी निवेश, अटूट समर्पण और उन सीमाओं के पार सहयोग की जरूरत है जो राष्ट्रीय सीमाओं और अल्पकालिक राजनीतिक हितों से ऊपर उठता है। स्पाइस लिफ्ट एक विकल्प है, यह भविष्य में निवेश करने का, आज असंभव लगने वाली समस्याओं को हल करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करने का, पुल बनाने का, दीवारें नहीं। यह सितारों की ओर साझा उद्देश्य और नियति के साथ देखने का विकल्प है। यह सपना है, लेकिन ऐसा सपना जो भौतिकी के नियमों और मानव बुद्धिमत्ता की शक्ति में गहराई से निहित है। यह सपना धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हकीकत का आकार ले रहा है और हमारे संसार को हमेशा के लिए बदलने का वादा करता है। तो आखिरकार इसका हमारे लिए यहीं और अभी क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य केवल स्क्रीन पर देखने के लिए नहीं है, न ही सिर्फ कुछ चुनिंदा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आरक्षित है। स्पाइस लिफ्ट परियोजना एक नई पीढ़ी के लिए खुला निमंत्रण है। यह आज के युवा छात्रों, महत्वाकांक्षी इंजीनियरों, जिज्ञासु वैज्ञानिकों और साहसी सपने देखने वालों के लिए एक आह्वान है। आप ही वह पीढ़ी हैं जो न केवल इस चमत्कार का निर्माण होते देख सकती है, बल्कि इसे डिजाइन, निर्माण और यहां तक कि इसका सफर भी तय कर सकती है। सामग्री विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की चुनौतियां आपके समय की महान समस्याएं हैं और उनके समाधान आपके दिमाग से ही निकलेंगे। सोचिए, जो सवाल हमने शुरुआत में पूछा था, क्या हम उतनी ही आसानी से अंतरिक्ष पहुंच सकते हैं जितनी आसानी से आज ट्रेन पकड़ते हैं? इसका जवाब सीधा हां या ना नहीं है। इसका जवाब एक चुनौती है, यह एक आह्वान है। इसके लिए एक ऐसी समाज की आवश्यकता है जो विज्ञान को महत्व देता है, जिज्ञासा को प्रोत्साहित करता है और साहसिक, परिवर्तनकारी विचारों में निवेश करने का हौसला रखता है। स्पाइस लिफ्ट की यात्रा किसी फैक्ट्री में नहीं, बल्कि कक्षा में शुरू होती है। यह स्टील से नहीं, बल्कि शिक्षा से बनती है। यह ईंधन से नहीं, बल्कि प्रेरणा से चलती है। आपकी सीखने की लगन और कुछ नया रचने की चाह ही आखिरकार इस सीढ़ी को सितारों तक पहुंचाएगी। स्पाइस लिफ्ट की कहानी हमारी मानव यात्रा की चरम अभिव्यक्ति है। यह केवल भौतिक गुरुत्वाकर्षण ही नहीं, बल्कि संदेह, डर और सीमाओं के गुरुत्वाकर्षण को भी पार करने की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि सबसे महान संरचनाएं वे हैं जो हमें जोड़ती हैं और सबको ऊपर उठाती हैं। चाहे वह नदी पर पुल हो या तारों तक जाता रिबन, हमारी प्रगति नए रास्ते बनाने की हमारी क्षमता से मापी जाती है, जो अवसरों की नई दुनिया खोलती है। यह परियोजना मानवता के लिए अगला महान मार्ग है और यह बनने का इंतजार कर रही है। इसलिए हम किसी निष्कर्ष के साथ नहीं, बल्कि एक आरंभ के साथ समाप्त करते हैं। स्पाइस लिफ्ट का युग शुरू हो रहा है। यह एक ऐसा भविष्य है जो अविश्वसनीय संभावनाओं और गहन चुनौतियों से भरा है। यह भविष्य उन लोगों द्वारा आकार लिया जाएगा जो सपने देखने का साहस रखते हैं,
और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करने को तैयार है। हमें लगातार ऊपर देखना चाहिए, संभावनाओं पर सवाल उठाना चाहिए और वह अगला बड़ा कदम उठाने का साहस रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम विज्ञान में विश्वास बनाए रखें और मिलकर काम करें तो एक दिन हम तारों को किसी विस्फोटक धमाके से नहीं बल्कि एक शांत, स्थिर और गरिमामय चढ़ाई के साथ छू लेंगे।